ये हमारा इशू ऑफ शेयर्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेयर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये केवल जो क्रेडिट वर्दी कंपनी जो केवल जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो इसको इशू कर सकती हैं। ठीक है, केवल कौन कर सकता है इसको इशू? जॉइंट स्टॉक कंपनी। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं। शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको कभी बताया बेटा? मैम जो हमारे कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो उसको हम शेयर बोलते हैं। शेयर बोलते हैं। और जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो कंपनी का क्या बन जाता है बेटा? शेयर होल्डर या शे फिर ओनर। हाँ जी, शेयर होल्डर उसको हम बोलते हैं, शेयर होल्डर। और वो उसके पास सारे ऑनर वाले राइट होते हैं। बिजनेस के ऑनर को क्या राइट्स होते हैं बेटा, आप बता सकते हो? जो बिजनेस का कि ऑनर होता मैम वो है, मतलब वो लॉस में पूरा रिस्क बियर करेगा और अगर प्रॉफिट भी हुआ तो वो भी उसका होगा। और ऑनर कोई भी बिजनेस का ऑनर हो, मान लो आप बिजनेस के ऑनर हो, आपको ईएमसी मनी मिली थी और आपको जो है आप बिजनेस के ऑनर थे अपने, हो अभी भी, तो आप क्या बताओ आपको क्या क्या राइट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं? सबसे पहला आपको फ़ायदा क्या होता है बिजनेस करने का, क्या बेनिफिट होता है? एक तो चलो प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, और बताओ क्या बेनिफिट होता है बिजनेस का ऑनर होने का? आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हो, है ना, कि क्या करना है मुझे, क्या यस नहीं करना। आप डिसीजन मेकर होते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली, आपको जो चीज़ सही लगती है आप उसके हिसाब से, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना होता। आप अपने खुद डिसीजन ले सकते हो, खुद अपने बिजनेस में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचकर डिसीजन ले सकते हो। उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हो काम। प्रॉफिट हुआ तो आप जितना चाहे प्रॉफिट यूज़ करके अपने बिजनेस में बाकी के बिजनेस के प्रॉफिट को बिजनेस में ही रिटेन कर सकते हो। ठीक है, आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आया उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अपने बिजनेस को नए एरिया में ले जा सकते हो, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको किसी के साथ बांटना भी नहीं पड़ेगा, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है ना। अब कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को जब बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे सोल प्रोप्राइटर जो है धीरे धीरे कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, या डायरेक्टली भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली जा सकती हैं। स्टार्टअप जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्टार्ट के रूप में स्टार्ट किए जा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पूरा पढ़ा जिसमें आपने देखा कि कैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अब जब पब्लिक के लोग थोड़ा थोड़ा अपना मनी देकर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऑनर बनते हैं तो वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, यानी कंपनी के एक छोटे से शेयर के ऑनर वो भी हैं, है ना। उसके वो जो लोग पैसा देते हैं उससे कंपनी की एसेट्स खरीदी जाती हैं और एसेट्स के ऊपर उनका अपना कंट्रोल होता है। उन कंट्रोल तो क्या कहेंगे हम, उनका राइट होता है कि अगर उन एसेट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे उन लोगों के राइट्स भी, यानी उन लोगों के शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब क्या होता है कि लेकिन इसमें जो कंट्रोल होता है बिजनेस का वो भी शेयर होल्डर्स का ही होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट ना होने का मतलब क्या है कि वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अब सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ, उनको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इन लोगों के थ्रू अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके बीच में से सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं और वो लोग अपने साथ में प्रोफेशनल मैनेजर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं चाहें तो, और वो लोग मिलकर बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो चाहे डिसीजन किसी ने भी लिए हों, लेकिन सभी शेयर होल्डर्स में शेयर्स के अकॉर्डिंगली इक्वली क्लेम बन जाता है वो, कि वो लोग सारे प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में बांट सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो लोग कि जो टोटल प्रॉफिट होता है और जो शेयर होल्डर के बीच में बांटा जा सकता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड।
अब वो डिविडेंड कितना पे करते हैं, कितना उनको पे करना है और कितना बिजनेस में रिटेन करना है, इस चीज़ का डिसीजन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। तो पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट विच इज, मैम डिविडेंड क्या होता है? बेटा पार्ट अभी बता रही हूँ मैं आपको, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपने 6 बच्चों ने मिलकर ईएमसी में एक बिजनेस, 7 बच्चों ने मिलकर ईएमसी में एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी जो है कैपिटल सपोज चाहिए थी 7,000 रुपये। तो आप लोगों ने क्या किया, 1,000 सातों बच्चों ने मिला लिया। तो आप और उस 7,000 से जो सामान लेकर आए तो उसके ऊपर सातों बच्चों का राइट होगा अगर सबने एक एक शेयर खरीदा। या हो सकता है उसमें 9,000 रुपये चाहिए हो तो किसी बच्चे ने उसमें 2 शेयर खरीद लिए, 1,000 रुपये का एक शेयर था और किसी बच्चे ने एक खरीद लिया और कुल मिलाकर 9,000 रुपये बन गए। उस 9,000 रुपये से जो सामान आया उस सामान के ऊपर किसका राइट होगा बेटा? आप 9 बच्चों का होगा, है ना? अगर आपने उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाओगे और आपने उसको एज अ पार्टनर रखा, रजिस्टर नहीं करवाया तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। तो बात एक ही है, लेकिन हम बात यहाँ पर कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। सपोज़ कि आपने उसको एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आप लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, तो इस तरह से उसके आप शेयर होल्डर बन गए। आपने बिजनेस किया, बिजनेस करके जो प्रॉफिट हुआ, सपोज आपने जब बिजनेस किया और उसमें उससे मान लो 4,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करोगे, उस 4,000 रुपये को भी आप 9 हिस्सों में बांट दोगे। अगर आपने 9 जितने के भी शेयर्स थे उसके हिसाब से उस प्रॉफिट को बांट दिया जाता है और जिसने जितना पैसा लगा रखा हो उस प्रॉफिट को फिर वो व्यक्ति ले सकता है। अब आप क्या करोगे कि 4,000 को पूरे को नहीं बांटोगे क्योंकि आपको तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। ये तो है नहीं ना कि एक टाइम पर आपने बस ट्रांजेक्शन की, प्रॉफिट हुआ और खा पी कर घर बैठ गए। ऐसा नहीं होता ना, बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो बिजनेस आगे भी ग्रो करे तो हम क्या करते हैं, उस 4,000 रुपीज़ का कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं और कुछ पार्ट बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं। तो अब डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the shareholders out of the profits earned by the company। ठीक है, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट बांटा जाता है लेकिन वहां पर हम डिविडेंड वर्ड यूज नहीं करते। डिविडेंड वर्ड जो है कंपनीज में यूज किया जाता है कि हमने प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे दिया, उसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो इन्होंने आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कैन इशू 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। नॉमिनल वैल्यू बेटा वर्ड आया है, तो नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जैसे किसी भी चीज़ की एक एमआरपी होती है ना, सामान खरीदते हो आप, ठीक है ना, एमआरपी होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसके ऊपर लिखी होती है और दुकानदार आपको उससे ज़्यादा वैल्यू पर सामान नहीं दे सकता, उससे कम पर ही देगा। शेयर्स की भी ऐसे ही एक प्राइस होती है, उसको हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं और कंपनी उन शेयर्स को उससे ज़्यादा पर या उस वैल्यू पर बेच सकते हैं, उससे कम पर नहीं बेच सकती। यानी जो सामान खरीदते हैं वो उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है और शेयर्स की समझ लो वो मिनिमम रिटेल प्राइस होगी, हम ये कह सकते हैं। इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, उस वैल्यू पर कंपनी जो है या तो सामान को उस वैल्यू पर बेचेगी, यानी उस शेयर को कम से कम उस वैल्यू पर बेचेगी या उससे ज़्यादा पर बेचेगी, उससे कम वैल्यू पर उस शेयर को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। ठीक है, या हम आम भाषा में अपनी समझने की भाषा में हम इसको कह सकते हैं मिनिमम रिटेल वैल्यू। जैसे सामानों की मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, इसकी मिनिमम रिटेल प्राइस या मिनिमम प्राइस हो गई। अब इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी कैन इशू 1,00,000 इक्विटी शेयर्स, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर अ टोटल वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। मान लो कंपनी ने ऐसे किया कि उन्होंने 1,00,000 रुपीज़ के शेयर्स इशू करने, 1,00,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपये का एक है, तो कंपनी 10-10 रुपये के टुकड़े में अपनी उसने कैपिटल को बांट दिया। और जब अगर सब लोग कोई 2 शेयर खरीदे, कोई 10 खरीदे, कोई 15 खरीदे, कोई 20 खरीदे, करते करते कंपनी के पास
10 लाख रुपए इकट्ठे होने के पूरे चांसेस हैं। और द पर्सन होल्डिंग द शेयर इज़ नोन एज शेयर होल्डर, है ना। और अब देखो मेन, अब आपका जो सिलेबस में है, 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमने इसको डिटेल में करना है। अब दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपको, हम डिटेल में करेंगे इसको। द मनी रेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो पहले बताती है कि ये इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अगर इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा किया गया है तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा किया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप की कैपिटल ये है। अब देखो, इक्विटी शेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। अच्छा ये बता सकते हो ये कैपिटल किस टाइप की कैपिटल कहलाती है, बोरोड कैपिटल या ऑनर्स कैपिटल बेटा। शेयर कैपिटल के थ्रू अगर पैसा इकट्ठा किया है पब्लिक से तो वो ऑनर्स कैपिटल कहलाएगी या बोरोड कैपिटल कहलाएगी। ओनर कैपिटल। हाँ जी, बताएंगे क्या बताया मैम, ओनर कैपिटल। यहाँ, ये ऑनर कैपिटल है क्योंकि इक्विटी शेयर्स जो है, जो शेयर कैपिटल होती है वो ऑनर्स की, जो लोग भी शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के तो वो कंपनी के ऑनर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको सारे ऑनर्स के राइट मिलते हैं। उनको प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इवन अगर लॉस हुआ तो उनके शेयर्स की वैल्यू धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन बस इसमें फ़र्क ये है इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अगर हम नॉर्मल ऑनर्स होते हैं जैसे शेयर का सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी के या एक पार्टनरशिप कंपनी में अगर हम होते हैं तो ऑनर तो हमारी जो कैपिटल है, सॉरी जो हमारी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, यानी हमारी पर्सनल एसेट्स भी ले लेते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपनी को लॉसेज हो जाए और उसको पैसे ना दे पाए वो हमारा बिजनेस, तो हमारी पर्सनल कैपिटल भी ले सकता है। लेकिन जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं तो हमारी पर्सनल एसेट्स पर कोई रिस्क नहीं होता। हमने सिर्फ जो पैसा कंपनी में लगा दिया है, कंपनी को दे दिया है एज ऑनर शेयर खरीद कर, हमारा वो पैसा रिस्क में रहता है। तो इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ऑनरशिप ऑफ द कंपनी एंड दस द कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ सच शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑनरशिप कैपिटल। देखो आ गया ना, ऑनरशिप कैपिटल या ऑनर्स फंड इसको कहा जाता है। और इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ अ प्री रिक्विजिट मतलब सबसे पहले अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके अंदर ऑनरशिप कैपिटल होना ज़रूरी है, यानी कि वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल होना ज़रूरी है। कंपनी के जो प्रमोटर जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वो पहले ही कुछ लोगों को तैयार कर लेते हैं कि वो लोग उस कंपनी की शेयर कैपिटल खरीदेंगे, मतलब शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे। आप देखो, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट फिक्स डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द कंपनी। देखो इसमें ये, इसीलिए हम इसको ऑनरशिप कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं इनको एक फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा, सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, और डिविडेंड भी किसी साल ज़्यादा या किसी साल कम होता है, मतलब मिल सकता है। दे आर रेफर्ड टू एज रेजिडुअल ऑनर्स। रेजिडुअल ऑनर्स का मतलब क्या है, बचे हुए के मालिक, यानी कि सब लोगों का जैसे होता है ना, घर में जो मालिक होता है तो वो जब सब लोगों को, बाहर वालों को, जिसको भी जो देना था वो जब दे चुका होता है, उसके बाद जो बचता है वो उसका होता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, है ना। तो ऐसे ही इसी तरह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बचे हुए का ऑनर कहा जाता है। यानी कि अगर कंपनी को जब प्रॉफिट्स होते हैं तो उस प्रॉफिट में से जितने भी बाहर वालों की पेमेंट्स हैं, बिजनेस के आउटसाइडर्स की, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हुए, चाहे वो सप्लायर्स हुए, चाहे वो लेंडर्स हुए जिन्होंने पैसा उधार दे रखा है, सबको गवर्नमेंट को टैक्स देने थे, गवर्नमेंट को दे दिए, सबको देने के बाद जो कुछ बचेगा, व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स ऑन द कंपनीज इनकम एंड एसेट्स हैव बीन सेटल्ड। कि जब भी कभी कोई चीज़ बटती है, चाहे वो प्रॉफिट बटे या कंपनी बिक गई, तो उसके पैसे, सारी एसेट बेचकर जो पैसा बटना होता है
तो उस पैसे पर, इनकम पर, देखो इन्होंने कहा ना ऑल अदर क्लेम्स ऑन द कंपनीज इनकम एंड एसेट्स, है ना, इनकम हो या एसेट्स हो, उनके ऊपर जो भी लोग कहते हैं कि हमें भी मिलना चाहिए, क्लेम का मतलब जो भी उसके ऊपर अपना क्लेम करते हैं कि हमें भी इसमें से कुछ मिलना चाहिए, तो जितने भी लोगों के क्लेम बाहर वालों के जब सेटल हो चुके होते हैं, यानी उनको जो मिलना चाहिए वो पूरा पूरा मिल चुका होता है, वो सेटिस्फाइड हो चुके होते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। सो इट मीन्स कि उनको ज़्यादा भी मिल सकता है जितना वो चाहते हैं, और जितना वो चाहते हैं उनसे कम भी मिल सकता है। ठीक है, दे एन्जॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ऑनरशिप। उनको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि नेचुरल बात है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुए तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, तो उनको उसका फ़ायदा, और उनका प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है तो उनके शेयर्स की प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और साथ साथ लेकिन उनको लॉस भी होता है, रिस्क भी होता है कि अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उनके शेयर्स की प्राइस घटने की बजाय बढ़ भी सकते हैं, और उनको जो है कुछ मिलेगा भी नहीं कंपनी से। तो दोनों ही प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं, दोनों ही सिचुएशंस ये फेस करते हैं। फिर देखो, इट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दैम इन द कंपनी। बस मेन चीज़ क्या है कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो उनकी पर्सनल एसेट्स पर नहीं यूज़ होगी। उनकी पर्सनल एसेट्स यूज़ होने की बजाय क्या होगा, उन्होंने जो कंपनी में पे कर रखा है केवल वही उनको पे करना, मतलब यूज़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। और लेकिन देखो, इनको राइट टू वोट होता है, जब इनको कंपनी में वोटिंग करने का राइट होता है, यानी जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये लोग उस डिसीजन के भागीदार बन सकते हैं, ये कहकर कि हमें भी ये डिसीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इन सब के पास एक राइट होता है कि हम भी चाहें तो वो बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे एक बिज़नेस का ऑनर होता है ना, वो खुद ही बिज़नेस के डिसीजन लेता है, तो उसी तरह से इन लोगों को भी अपने बिज़नेस के डिसीजन लेने का पूरा पूरा राइट होता है। अब हम मेरिट्स की बात करें कि देखो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसका जो शेयर का मेरिट्स, जो बेनिफिट है, वो शेयर होल्डर को क्या है और कंपनी को क्या है। देखो, पहला तो जो ये सुटेबल है फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम हायर रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स, कि जो लोग अपनी सेविंग्स को किसी बिजनेस में लगाकर हाई रिस्क लेकर उसके ऊपर चाहते हैं कि हमें अच्छी इनकम हो। जैसे सभी लोग जो है अपनी अर्निंग कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो हर कोई चाहता है कि मेरे एक्स्ट्रा पैसों पर भी कुछ इनकम हो जाए। तो जो लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा हो, रिटर्न का मतलब क्या, इनकम, रिटर्न मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनकम, समझ रहे हो बेटा, रिटर्न मीन्स इनकम। तो वो लोग जो ज़्यादा इनकम चाहते हैं अपनी सेविंग्स के ऊपर, और जो थोड़ा सा रिस्क लेने को भी तैयार हैं, उन लोगों के लिए अच्छा तरीका है। ठीक है, जो लोग बिजनेस भी का प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हैं, और साथ में ये चाहते हैं कि हमारी अदर वर्क भी चलता रहे, तो वो अपनी सेविंग्स को कंपनी के शेयर्स खरीद कर अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको हायर रिटर्न मिल जाते हैं एज़ कंपेयर टू एफडीज या लोन देने का। लोन देकर अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हम कम रिस्क लेकर कम रिटर्न लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन शेयर्स खरीदने पर तो क्या होता है, चांसेस होते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। अब कंपनी को फ़ायदा क्या है कि इसमें जो डिविडेंड पे करना इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक है ना, कि हमने बताया ना, जैसे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगी, नहीं तो नहीं देगी। तो इसलिए ये फ़ायदा क्या है, कंपनी को भी फ़ायदा हो गया कि डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है। तो अगर जो मान लो बिजनेस है, सॉरी, कि अगर मान लो कंपनी ने इनसे पैसा लेकर किसी ऐसे बिजनेस में लगाया जहाँ पर प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो गया, तो कंपनी को इससे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, उसको ये नहीं होगा कि चलो जी लॉस हो गया अब तो भी हमें इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी बजाय ये पैसा हमने किसी से उधार लिया होता, लोन पर लिया होता, तो हमें एक और बर्डन हो जाता कि एक तो बिजनेस में हमारे अर्निंग नहीं हुई और ऊपर से अब हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। इट इज़ ए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। परमानेंट
सोर्स ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी के पास ये पैसा अगर एक बार आ गया तो आ गया, ये कंपनी को वापस नहीं करना पड़ता, कभी भी वापस नहीं करती, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी जब बंद होती है, लिक्विडेशन यानी कि व्हेन ऑल द एसेट्स आर सोल्ड ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी इज क्लोजिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशन, तब जब बिजनेस बंद करेगी कंप्लीटली तो ही कंपनी पैसा वापस करेगी। इस बीच अगर आपने कंपनी से शेयर खरीद लिए तो आप कंपनी से अपना पैसा वापस क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप शेयर मार्केट में उस शेयर को किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच दो, जो खरीद उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है उसको ढूंढो मार्केट में, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ पर आप इसको सेल आउट कर सकते हो। कंपनी से आप अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। तो ये फिर दूसरा इससे एक बेनिफिट क्या है, मैम एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो। ये परमानेंट सोर्स वाला बेटा। मैम लिक्विडेशन वाला। हाँ जी, लिक्विड, देखो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड आपको पता है पानी है ना, और बिजनेस में लिक्विड का मतलब होता है कैश। ठीक है, अब लिक्विडेशन यानी कि जब हम अपनी कंपनी को पूरी को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम अपने बिजनेस को कैश में कब कन्वर्ट करेंगे, जब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम अपनी सारी एसेट्स को बेच देंगे। तो एक तरह से लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, मैंने ये सिर्फ आपको ना एक टेक्निकली टर्म को क्लियर करके बताया। लिक्विडेशन का मतलब जस्ट होता है अपने बिजनेस को ख़त्म करना, बंद करना। जब आप अपना बिज कोई भी, आपको पता है ना, कोई शॉप बंद होती है तो क्या होता है बेटा, वो अपनी हर चीज़ को मैम वो बेच अपना देते जो हैं, भी स्टॉक होता है उसको मतलब बेच कम देते हैं। प्राइस पे सेल हाँ, करने लग जाते कैश हैं। में कन्वर्ट करने लगते हैं और नया सामान नहीं मंगाते हैं ना। उनके पास जो फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, सब चीज़ों का क्या करते हैं वो, क्या करते हैं बेटा, उनको भी बेच देते हैं, बेच देते हैं। है ना। यानी हर चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब सब चीज़ें कैश में कन्वर्ट हो गई फिर वो क्या करेंगे, उस कैश का क्या करेंगे बेटा, उस कैश का अपने क्रेडिटर्स को देंगे जिससे उन्होंने लोन ले रखे होंगे, चाहे वो बैंक से ले रखे हो, चाहे सामान उधार ले रखा हो, जिससे भी लोन लिया हुआ, या उन्होंने डिवेंचर इशू कर रखे हो, जिससे भी लोन, यानी कि हम अपनी जितनी भी बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनको कैश कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। यानी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिजनेस बंद करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर्स अगर हमने कंपनी के खरीद लिए तो हम कभी भी कंपनी से ये नहीं कह सकते कि हमारा पैसा वापस करो। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पार्टनर बनता है तो वो जब मर्जी चाहे नोटिस देकर कह सकता है कि मैं अब आपका पार्टनर नहीं रहना चाहता, तो पार्टनरशिप फर्म के जो अदर पार्टनर्स हैं उसको उसका पैसा वापस कर देते हैं। यानी पार्टनरशिप में वो बिजनेस में से अपना क्लेम वापस मांग सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो वो कंपनी से अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। कंपनी अपनी मर्जी से जब बिजनेस बंद करती है यानी लिक्विडेशन हो रहा होता है, उस वक्त सबको जब सबका पैसा चुका दिया जाता है, पे ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स को वापस किया जाता है। उससे पहले कंपनी कभी भी शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस नहीं करती, इसलिए इसको परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल कहा गया है। समझ में आया? हाँ बच्चे, समझ में आया जो बच्चा पूछ रहा था लिक्विडेशन के बारे में? यस मैम। हाँ जी। फिर देखो इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है कि एज इट स्टैंड्स लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स इट प्रोवाइड्स कुशन फॉर क्रेडिटर्स, कि एक तरह से कुशन यानी एक एक्स्ट्रा, जैसे जब हम किसी से लोन ले रहे हैं तो हम ज़्यादातर तो अपनी एसेट्स वगैरह गिरवी रख रहे हैं, है ना, एसेट्स प्लेज कर रहे हैं या मॉर्गेज कर रहे हैं। तो एक तो उनको तो ये पता ही है कि भी चीज़ बिकेगी तो हमें मिलेगा, फिर इससे क्रेडिटर्स को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। उन्हें पता है कि जब तक हमारा पैसा ना दे दिया जाए शेयर होल्डर्स को भी पैसा नहीं मिलेगा, तो ये उनको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। वाइंडिंग अप, देखो ये जो लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप वर्ड आया ना, ये दोनों सेम है। वाइंड अप करना यानी पूरी तरह से बंद करना। तो जब वाइंड अप होता है तो बिजनेस का लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ गए बेटा? फिर देखो इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट, जो मैं आपको क्रेडिट वर्दीनेस वर्ड बोल रही थी ना, देखो ये यहाँ पर आ गया। हाँ जी, कि ये एक तरह से कंपनी को
क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने बताया, क्रेडिट वर्दीनेस डिपेंड करती है ना कि आपके पास कितनी ऑनर्स की कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में, कितनी एसेट्स हैं जो आपने ऑनर्स ने अपनी कमाई से खरीदी, ऑनर्स के पैसे से खरीदी गई हैं, जो मतलब लोन से ना लेकर। जैसे मान लो किसी के पास, सपोज आप भी देखते हो, किसी के पास मकान है और वो मकान के अगेंस्ट कोई उसने कोई लोन नहीं ले रखा, तो आप कहोगे कि ये व्यक्ति साउंड है। आप अगर मान लो उसको लोन देते हो तो आप आसानी से उसका मकान बिकेगा, और आप अगर मान लो लोन नहीं पे करता टाइम पर, तो आपके पास उसके मकान की पूरी ऑनरशिप राइट रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने मकान ले रखा है और वो भी उसने लोन पर लिया हुआ है, मकान तो ले लिया लेकिन उसके अगेंस्ट उसने कहीं से बैंक से होम लोन वगैरह करवा रखा है, तो आप उतने सिक्योर नहीं रहोगे, क्योंकि उस मकान पर पहला राइट लोन देने वाले का होगा। यानी उस व्यक्ति की क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होगी जिसके पास वो मकान अपने पैसे से खरीदा गया है, जिसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं है, एज़ कम्पेयर टू उस व्यक्ति के जिसने वो मकान लोन से खरीदा है। तो ऐसे बिजनेस में अगर एसेट्स, जितनी ज़्यादा एसेट्स ऑनर्स की कैपिटल की होंगी, यानी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल से खरीदी गई होंगी, उतनी ज़्यादा वो कंपनी क्रेडिट वर्दी मानी जाएगी। तो ये कह रहा है कि इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी, वो कंपनी उतनी स्ट्रांग मानी जाएगी, और उससे जो लोन देने वाले लोग हैं, लिखा ना प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स, यानी जो लोग लोन देना चाहते हैं कंपनी को, उन लोगों को का विश्वास उस कंपनी पर ज़्यादा बढ़ेगा कि चलो भाई, इनकी जो भी एसेट्स हैं वो ऑनर्स की कैपिटल से खरीदी गई हैं, तो उसका विश्वास उस पर ज़्यादा बढ़ेगा। फिर फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज। बेटा मैंने चार्ज क्रिएट करने का मतलब बताया था आपको क्या होता है, ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बेटा बताया था मैंने, चार्ज क्रिएट करना क्या होता है। हाँ जी बताओ, चार्ज क्रिएट करना क्या होता है। विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज। बेटा चार्ज कब क्रिएट होता है, जब हम अपनी एसेट्स किसी को गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं। तो जो एसेट्स मॉर्गेज की जाती हैं उनको हम कहते हैं कि हमने उन एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट कर दिया। लेकिन ये तो लोन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कि हमारे एसेट्स पर इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो हमारी एसेट्स पर कोई चार्ज नहीं क्रिएट होता, विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज, यानी हमारी एसेट कोई गिरवी नहीं रखी जाती। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें जब और पैसा चाहिए होता है तब हम उसको एसेट्स को गिरवी रख कर पैसा ले सकते हैं, है ना। तो हमें अपनी एसेट्स को किसी को देना नहीं पड़ता एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मनी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में हम अपना कोई भी सामान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारे पास केवल हमारे प्रोजेक्ट को देखकर लोग हमारा इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं। तो हमारी